नमस्कार दोस्तों, एस की स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी। कुछ ही दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर ना मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता था, बाद में बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी ना जानता था। वही मजूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाने पड़ते। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उसे त्योरिया बदलते। जमींदार का प्यादा भी उस पर धोस जमाता। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ ना कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़खोरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि ना हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी, अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रो धोकर। कई आदमी पूर्व से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए की रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के वाले हुए, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना होगा। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उसका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। बोली, मैं तो जाने को ना कहूंगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरख भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए ना धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार आपके हाथ में करो। मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्त कंठ से बोला, भाभी, यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों के लिए जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़े लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका जी भी वहां ना लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूंगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार ना थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने का फायदा ही क्या। बोली, बहन, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रहती। आज उस भयंकर अवसर का सामना आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता कि वह भी इसी भांति निर्द्वंद रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। किंतु वह ममता जिसे खागल को खा पीकर पतली है, उसे अपने सामने से हटाए जाते देख शुद्ध होने से न रुकती थी।
दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही हो। नई नई चीजों को देखने, नई नई दुनिया के विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपयों की जरूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त आ रहे थे। उन दोनों को औषधियों को पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी न होकर भी वह बच्चों के पालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो यह हो नहीं सकता। बच्चे तो स्वभाव के चंचल होते हैं, उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। धेले का खिलौना 1000 घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई के दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें वह दृश्य देखना ना पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। जो जो समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है। किसी पर कोई जबरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए हैं। प्यारी को इस समय उसका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा के हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भंबड़ में उसकी इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रही। वह इतनी विध्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित से पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया। आज भी जोखू की सहानुभूति बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती। यह काम करने क्यों नहीं जाता, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने का जीना चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे शौक का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेती को उठा लो, पर प्यारी का गर्व ये ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा की चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ। उसकी चिट्ठी भेजने में मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो विशेष काम नहीं रहा। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के काम में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया। अब वह साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की और उससे इतनी उदासीन न रहती। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खातों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा, उसमें हल्की हल्की लहरें भी थीं।
खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी। मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाना करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़े ही रह सकती थी, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे में पानी रखते हुए कहा, अच्छा, हाथ मुंह धो लो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते तो कल होते, क्या जल्दी थी? जोखू ने समझा, प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन, दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो? कल के लिए तो ऊंचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली कल हुआ है। सवेरे में पहुंचता तो कोई और आकर न छेक लेता, फिर अठावरे तक की राह देखनी पड़ती। तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे, तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि तू जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? 20 साल में कभी सिर तक दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानू, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे जुर आ गया था, पेट में दर्द था। जो कुछ झेपते हुए बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे इन्हें पीस डालूं। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं ना करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोकू, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तो वहां बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह हाथ धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपना पेट भर तो होता नहीं, सगाई कर लो। 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा, आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा सेर के 2 रोटा बना के खिला दो तो खा लो। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान का 2 लीट बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ। कभी मट्ठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को सानी पानी देता जाऊं तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं? बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिजू भैया ने उसमें से 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे बीता गया हूँ? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूंगा? चल झूठा कहेगा, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, 8 सेर में रह गए। एक दिन तोलो तब मालूम होगा। तोला है, बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान हूंगा ना, यह देख किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी ऊब जाएगा। जोखू को ऊबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़कर सो रहे, जी क्यों उबे? बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और भी जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा, कल से जाना, आज बैठो। जोखी ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा, बैठ गया। कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है? मैं तुमसे पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ, तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माते हुए बोला, तुमने फिर वही बेबात बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लो यहाँ? मेरी मेहरिया लेकर क्या करूंगा?
जो गहनों के लिए मेरी जान खाते रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी शर्त लगाई है। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने बिना चाहे। जोखू, बिहार में थोड़ी ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी की कोपलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई और बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगी कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं इस तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।